Assalamu alaikum, welcome to the channel and welcome to the new topic of public health. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16। और चैप्टर नंबर 16 जो है उसमें सारी चीज़ें जो है ना वो ट्रॉपिकल डिजीज़ से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं हम इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रॉपिकल डिजीज़ हम किसको कहते हैं, और इसके अलावा अगर इसमें लाइक मलेरिया टाइप की डिजीज़ हैं तो वो कितने ख़तरनाक हैं, कितने इम्पोर्टेंट हैं, और इसको हम पब्लिक हेल्थ में क्यों जो है ना डिस्कस करते हैं। तो आज ये वाला टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से हम मलेरिया डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो हमारे पास इसकी टाइप्स है, इसकी प्रिवेंशंस हैं, और इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है, साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्योंकि ये डिजीज़ इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया क्यों इम्पोर्टेंट है, हम ये इम्पोर्टेंट टॉपिक को इस ही में कवर करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस पब्लिक हेल्थ में क्यों है। ठीक हो गई बात। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बात करें कि ट्रॉपिकल डिजीजेस, तो ट्रॉपिकल डिजीजेस का मतलब क्या है? दैट टाइप ऑफ डिजीजेस जो हमारे पास ट्रॉपिकल एरियाज में हो। ठीक है, लाइक हमारे पास जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज हैं उसमें हमारे पास जो ह्यूमिडिटी जहाँ पे होती है उसको हम ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास वो एरियाज, वो क्लाइमेट जो हमारे पास बहुत गर्म हो, उसकी टेम्परेचर ज़्यादा हो, और इसके अलावा वहाँ पे जो है ना मतलब जो टेम्परेचर है वो मोर देन 30 to 40 हो। ठीक है, तो इसको हम ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं। अब ट्रॉपिकल डिजीजेस का क्या मतलब है? ट्रॉपिकल डिजीजेस का मतलब ये है कि वो डिजीजेस जो हमारे पास कहाँ पे होते हैं, जो हमारे पास होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में। अच्छा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी बात करें कि ट्रॉपिकल डिजीजेस, तो ट्रॉपिकल डिजीजेस में हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा है? वो है मलेरिया। अब मलेरिया हमारे पास क्या चीज़ है, इसको हम जो है ना किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। सो अगर हम मलेरिया को देख लें, सो इट इज़ एन इन्फेक्शियस प्रोटोजोअल डिजीज़ और फीवर कॉज्ड बाय द मलेरियल पैरासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। आपने 9th और 10th क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम की वजह से हमारे पास क्या कॉज होता है? मलेरिया कॉज होता है। अब प्लाज्मोडियम हमारे पास क्या है? तो वो एक पैरासाइट है। ठीक हो गई बात। प्लाज्मोडियम हमारे पास पैरासाइट है, और उस पैरासाइट की वजह से हमारे पास जो डिजीज कॉज होती है उसको हम मलेरिया कहते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये एक प्रोटोजोअल फीवर है। ठीक है, तो प्रोटोजोअल फीवर को अगर हम देखते हैं तो प्रोटोजोआ को भी डिफाइन करना चाहिए कि व्हाट इज प्रोटोजोआ। नाउ व्हाट इज प्रोटोजोआ? सो प्रोटोजोआ इज a सिंगल सेल यूकैरियोट। सिंगल सेल यूकैरियोट है। ठीक है, सिंगल सेल यूकैरियोट को हम क्या कहते हैं? प्रोटोजोआ कहते हैं, जो हमारे पास मुख्तलिफ हैबिटेट्स में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो डिजीजेस होते हैं ना वो भी ख़तरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। जो हमारी इम्यूनिटी है उसके ख़िलाफ़ इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये इन्फेक्शन हमारे पास ख़तरनाक हो सकता है। सो प्रोटोजोअल फीवर, प्रोटोजोआ क्या है हमारे पास? सिंगल सेल यूकैरियोट है। ठीक है, सिंगल सेल यूकैरियोट है, और वो यूकैरियोट हमारे पास क्या करेगा? फीवर कॉज करेगा। फीवर हम किस चीज़ को कहते हैं? बुखार को। हाई टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बुखार कहते हैं। ठीक हो गई बात। और ये हमारे पास क्या है? मलेरियल पैरासाइट से कॉज होता है। मलेरियल पैरासाइट हमारे पास कौन सा है? वो है प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। बट व्हाट इज प्लाज्मोडियम? सो प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट। ठीक है, और इसको अगर हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं तो वो कौन सा डिजीज होगा? वो प्रोटोजोअल फीवर होगा। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। अगर हम मलेरियल पैरासाइट्स को देख लें तो इसमें बहुत सारे पैरासाइट्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें तो इसको डिवाइड किया गया है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक हो गई बात। सो जनरली 4 species of amoeboid protozoan parasite of the germs plasmodium are responsible for human malaria। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे
पैरासाइट्स है जो हमारे पास क्या कॉज कर सकते हैं, मलेरिया कॉज कर सकते हैं। ये असल में सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू द मलेरिया है, दैट टाइप ऑफ पैरासाइट विच विल कॉज मलेरिया। तो वो हमारे पास कौन कौन से है, वो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया। अब इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास यही है कि प्लाज्मोडियम जो वाइवेक्स है वो कॉमन है। लाइक कॉमनली अगर एक डिजीज़ हो रही है, मलेरिया हो रही है, तो वो ज़्यादातर अगर आप उसकी टेस्टिंग करें, लैब टेस्टिंग करें, तो आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ही मिलेगा। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की अगर बात करें तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से इसको हम डेंजरस प्लाज्मोडियम पैरासाइट कहते हैं। क्लियर हो गई बात। इसके अलावा जो प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मलेरिया है वो इतने कॉमन नहीं है। ज़्यादातर अगर एक डिजीज़ कॉज होता है तो वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की वजह से कॉज हो सकता है। तो ये दोनों हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लाज्मोडियम है। इसके अलावा ये जो दो है ये हमारे पास इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम एक डिजीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल उसकी डिफिनीशन, क्लियर हो गई बात, उसके कॉजेज क्लियर, ट्रांसमिशन क्लियर, साइन एंड सिम्टम, इसके अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट क्लियर, और इसके अलावा हमारे पास प्रिवेंशन। ये कॉमन चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे पब्लिक हेल्थ में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक डिज़ीज़ है तो उसकी डिफिनीशन क्या है, ये किस चीज़ से कॉज होती है, इसकी ट्रांसमिशन क्या है, ये कफ के ज़रिए ट्रांसमिट होती है, वाटर के ज़रिए होती है, बाइट के ज़रिए होती है, या इसके अलावा कोई और डिज़ीज़ है और ट्रांसमिशन है जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये ट्रांसमिशन हम डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद साइन एंड सिम्टम्स है। साइन एंड सिम्टम्स का मतलब क्या है कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये मलेरिया की डिजीज़ है, किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये कोई और इन्फेक्शन है, नमूनिया है। इसके अलावा आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये एक टीबी की डिजीज़ है। तो हर डिजीज़ के हमारे पास क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। फिर हमारे पास है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम वही चीज़ डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमने इसको ट्रीट करना है। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे को डिजीज़ हो गई है तो अब हमने इसको ठीक किस तरह से करना है, तो वो हम ट्रीटमेंट में डिस्कस करते हैं। फिर है हमारे पास प्रिवेंशन। लाइक फॉर एग्जांपल हम इस तरह की कौन सी जो है ना प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि उससे वो डिज़ीज़ हमको जो है ना ट्रांसमिट ना हो, या वो डिज़ीज़ हमें ना हो। ये जब हम मलेरिया की जो डिज़ीज़ है ये हम डिस्कस कर लेंगे तो आपको ये चीज़ें, ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर हो गई बात। तो अब बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया की। सो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया का मतलब ये है कि अगर एक ह्यूमन है उसको किस तरह से वो ट्रांसमिट हो सकता है। ये जो प्लाज्मोडियम हमने डिस्कस किया हुआ है ये किस तरह से एक ह्यूमन में ट्रांसमिट होगा। अच्छा, तो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया में हमारे पास क्या है कि प्लाज्मोडियम इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय अ बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अब आपने क्या करना है, आपने इंटरनेट पे जाना है और आपने फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की पिक्चर देखनी है। जब आप उसकी पिक्चर देखते हैं तो आपको कभी भी जो है ना ये बात आप भूलेंगे नहीं कि ये मलेरिया जो है ये किस तरह की फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से कॉज होता है, क्योंकि इसकी जो बाइट होती है। अब इसमें मेन इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारे पास एनाफिलिस मॉस्किटो है ये ह्यूमन को बाइट करता है। जब ये ह्यूमन को बाइट करता है सो उस वजह से ये हमारे पास वो जो प्लाज्मोडियम है वो बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर हो गई बात। सो ये बात आपने याद रखनी है कि मलेरिया में हमारे पास ये क्या करता है, ये एज ए विक्टर काम करता है। ये जो हमारे पास वो पैरासाइट होते हैं, जो हमारे पास प्रोटोजोअल पैरासाइट
प्लाज्मोडियम है, ये वहाँ से उसको पिक करके ह्यूमन को बाइट करते हैं, तो उस बाइट की वजह से हमारे बॉडी के अंदर वो क्या आ जाता है, वो प्लाज्मोडियम जो है ना वो ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स एंड साइन एंड सिम्टम्स बोथ आर सेम। आपको किस तरह से पता चलेगा? एक बंदे को जो है ना हमारे पास क्या हो गई है, अ, उसको हमारे पास हो गई है मलेरिया हो गई है, तो आपको किस तरह से पता चलेगा? क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट क्या है, वो है फीवर विद चिल्स, शिवरिंग प्लस हाई ग्रेड फीवर। क्या मतलब है इसका, कि हमारे पास जब भी एक मलेरिया की डिजीज़ आ जाती है तो उसमें क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर होगा, आपकी जो बॉडी की टेम्परेचर है वो हाई होगी। और ये क्यों, ये इसीलिए कि हमारे बॉडी में जब भी इन्फेक्शन आता है तो उसको रेजिस्टेंस करने के लिए फीवर कॉज होता है। फीवर असल में हमारे पास डिजीज़ नहीं है, ये हमारे पास एक साइन है, आपको बताता है कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शन डिजीज़ है। अच्छा, अब आ जाते हैं। अच्छा, शिवरिंग में हमारे पास क्या है कि जब आपकी बॉडी शेकिंग करेगी बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, तो इसको हम शिवरिंग कहते हैं। और इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हाई ग्रेड फीवर। हाई ग्रेड फीवर ज़रूर होगा, 103, 104, 102 तक ये हमारे पास हाई ग्रेड फीवर आ जाती है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, हेडेक होगा हमारे पास, सर में दर्द होगा, बॉडी एक्स होंगे, बॉडी में जो हमारे पास मतलब आपको मुख्तलिफ एरियाज़ पे दर्द जो है ना फ़ील होगा। जो हमारे पास नीज़ है और इस एरियाज़ में आपको बहुत ज़्यादा दर्द फ़ील होगा। मलेज़ हम किस चीज़ को कहते हैं, आपको थकावट फ़ील होगा, आप में एनर्जी नहीं होगी, आप किसी काम के काबिल नहीं होंगे, इसको हम मलेज़ कहते हैं, थकावट। इसके अलावा स्प्लीनोमेगेली एंड हेपेटोमेगेली। स्प्लीनोमेगेली का मतलब है कि इन्लार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन एंड इन्लार्जमेंट ऑफ द लिवर, लेकिन ये हमारे पास क्रॉनिक केसेस में कॉज होती है। क्लियर हो गई बात। क्रॉनिक केसेस, जब एक डिजीज़ बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंड हो जाए, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज़, और वो लॉन्ग टर्म के लिए वो डिजीज़ हो, उसको हम क्रॉनिक केसेस कहते हैं। अब क्रॉनिक केसेस में हेपेटोमेगेली एंड स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली इसमें कॉमन है, और ज़्यादातर अगर आप देख लें तो स्प्लीनोमेगेली जो है ना, स्प्लीनोमेगेली हमारे पास यंगर एज में कॉमन होती है। जो मतलब जो हमारे पास कम एज के लोग होते हैं, जिसकी उम्र जो है ना वो कम होती है, तो उसमें हमारे पास स्प्लीनोमेगेली कॉमन होती है। और जो हेपेटोमेगेली है, हेपेटोमेगेली, तो हेपेटोमेगेली ज़्यादातर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में कॉमन होती है, और जो एक्यूट फैल्सीफेरम मलेरियल होती है उसमें हमारे पास हेपेटोमेगेली कॉमन होती है। क्लियर। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो उसमें हमारे पास एनोरेक्सिया नर्वोज़ा है। एनोरेक्सिया नर्वोज़ा को हम सिंपली अगर डिफ़ाइन करें तो इसका मतलब है लॉस ऑफ एपेटाइट। आप जो है ना, मतलब आपका दिल नहीं चाहेगा कि मैं कुछ खाऊं, या आपको मतलब लॉस ऑफ वेट आएगा, क्योंकि आप अपनी न्यूट्रिशन उसी तरह से नहीं ले रहे। आपको ये फील होगा कि मेरी बॉडी ऑलरेडी फुल है, मेरा स्टमक जो है ना वो फुल है। तो इसकी वजह से लॉस ऑफ वेट भी आ सकता है, आपका वज़न कम हो सकता है, आपकी जो बॉडी है वो कमज़ोर हो सकती है। सो इट इज़ कॉल्ड एनोरेक्सिया नर्वोज़ा एंड इट इज़ वेरी कॉमन इन मलेरिया। अच्छा, वोमिटिंग एंड नोजिया, ये बहुत कॉमन है, आपको जो है ना मलेरिया की डिजीज़ में आपको ये मिलेगा। एपिसोडिक फीवर जो है ना, एपिसोडिक फीवर का मतलब ये है कि आपको 3 टाइप ऑफ स्टेजेस आ सकते हैं मलेरिया में: कूल स्टेज, हॉट स्टेट एंड स्वेटिंग स्टेट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि एपिसोडिक फीवर का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको वो स्टार्ट होगा ना, फीवर स्टार्ट होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी। फिर दूसरे में आपको क्या होगा कि आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाएगी, और तीसरे में हमारे पास स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, पसीना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस एंड एपिसोडिक फीवर होते हैं, कि कभी आपको कूल स्टेज, कभी हॉट स्टेज एंड कभी स्वेटिंग स्टेज में आपको जाना होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए हैं, ये साइन एंड सिम्टम्स है। साइन एंड सिम्टम्स हम किस चीज़ को कहते हैं, जिससे हमें पता चले कि ये डिजीज़ कौन सी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अब आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन की तरफ। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है, सो क्यों जो है ना उसमें
मतलब उसकी वजह से हमारी बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इसमें अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये कॉम्प्लिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक डिजीज़ को ट्रीट ना किया जाए तो उसकी वजह से एक बॉडी जो है ना वो कितनी ख़राब हो सकती है। सो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इसको हम ज़्यादातर मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के साथ भी डिस्कस करते हैं। लाइक मैकेनिज़्म का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो जो डिज़ीज़ होती है वो किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करती है, तो आपको वो कॉम्प्लिकेशन और जो मैकेनिज़्म ऑफ डिज़ीज़ है उसको रिलेट करना होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, हमारे पास जॉन्डिस है। जॉन्डिस ज़्यादातर हमारे पास जो मलेरिया होती है ना उसमें हो सकता है। अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये जॉन्डिस में तब्दील हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास असल में इसमें होता क्या है, हमारे पास इंट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस होता है, ठीक है। हेमोलिसिस जब हो जाती है, इंट्रा वेस्कुलर हेमोलिसिस जब ये हमारे पास स्टार्ट हो जाती है तो फिर जॉन्डिस कॉज हो सकता है। क्लियर? अच्छा, ब्लड एनीमिया। अब ब्लड एनीमिया क्यों होता है? क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है ये हमारे पास क्या करता है, जब भी आपको एक मलेरियल पैरासाइट आपकी बॉडी में प्लाज्मोडियम इंटर करता है तो ये क्या कर लेता है, जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल, ये उसको ख़राब करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये रेड ब्लड सेल है तो हमारे बॉडी में जब प्लाज्मोडियम इंटर होगा तो वो क्या करेगा, वो इस रेड ब्लड सेल को ख़राब करेगा। और एनीमिया का मतलब ये है कि हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी कमी आ जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड ब्लड एनीमिया। ब्लड एनीमिया क्यों होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स है उसको ये इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करने के बाद उसको जो है ना ख़त्म करेगा, रैप्चर करेगा, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, ब्लड एनीमिया हो सकता है। अच्छा, ब्लड एनीमिया के बाद हमारे पास शॉक। शॉक क्यों होगा? क्योंकि अगर आप ब्लड एनीमिया को देख लें, अगर आपकी जो आरबीसीज है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है तो इसकी वजह से आप शॉक में भी जा सकते हैं। जो एक पेशेंट है वो शॉक में जा सकता है। बॉडी में जब भी आप की जो आरबीसीज है उसमें कमी आ जाती है तो ये एचबी में कमी आएगी। जब एचबी में कमी आएगी तो इसकी वजह से आपको क्या होगा, आप शॉक में जा सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर असल में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो असल में इसमें है वो है हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपोटेंशन, आप हाइपोटेंशन में जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना जो जो शॉक होती है उसमें चले जाएंगे। लेकिन ये सवेर मलेरियल में होती है। जो WHO है वो कह रही है कि जब भी आपको सवेर मलेरिया होता है और आप शॉक में चले जाते हैं तो ये एक साइन है कि आपकी जो बॉडी है वो अभी सवेर मलेरियल पैरासाइट्स की वजह से ख़राब हो गई है। अब इसकी भी बहुत ज़्यादा कॉजेज़ हो सकती हैं। लाइक शॉक की अगर आप कॉजेज़ की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल डिजीज़ हो गई, इस लाइक फॉर एग्जांपल सेकेंडरी बैक्टीरियल डिजीज़ का मतलब ये है कि ऑलरेडी पैरासाइट वहाँ पे बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन एक दूसरी डिजीज़ भी बॉडी में कॉज हो गई। क्लियर? इसके अलावा अगर डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी आप शॉक में जा सकते हैं। वोमिटिंग की वजह से भी शॉक में जा सकते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से भी आप जो है ना, इंटस्टिशियल जो ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से भी आप शॉक में जा सकते हैं। जो इंटेस्टाइन में हमारे पास ब्लीड स्टार्ट हो जाती है उसकी वजह से आप शॉक में जा सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है स्प्लीनिक रैप्चर। जो स्प्लीन जो है ना वो इनलार्ज होता है तो उसकी रैप्चर की वजह से भी आप जो है ना शॉक में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन वही मैकेनिज्म्स के साथ रिलेट होते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे हैं शॉक के वजूहात कि आप क्यों शॉक में जा सकते हैं। अच्छा, वोमिटिंग। अब यहाँ पे आप देख लें, हमने डिस्कस भी किया कि वोमिटिंग की वजह से आप शॉक में जा सकते हैं। तो अगर एक वोमिटिंग हो रही है तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। एक कॉम्प्लिकेशन की वजह से आपको दूसरा कॉम्प्लिकेशन होगा। अब आ जाते हैं डायरिया की तरफ। तो अगर डायरिया हो गया है, आप जो है ना लॉस ऑफ वाटर आपकी बॉडी से हो रहा है, आप डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप इट विल लीड टू
शॉक। अच्छा, अनकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस इसलिए कि अगर आपके बॉडी में वाटर की तादाद कम हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, इसके अलावा अगर लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, तो इसकी वजह से भी आप जो है ना अनकॉन्शियस हो सकते हैं। आपसे जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लीड जो है ना वो हो रहा है, तो इसकी वजह से भी आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं। तो ये सारे असल में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्यों रिलेटेड होते हैं? क्योंकि इनकी मैकेनिज्म जो है ना वो सेम होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं फिट्स की तरफ, जिसको हम आम जुबान में झटके बोलते हैं। ठीक है, फेब्राइल फिट्स जो होते हैं, फेब्राइल फिट्स का मतलब ये है कि जो हमारे पास जो टेम्परेचर होती है ना उसको हम फेब्राइल कहते हैं। लाइक ही इज़ ए फेब्राइल, तो इसका मतलब टेम्परेचर है या नहीं है। तो हाई ग्रेड टेम्परेचर की वजह से भी आपको जो है ना सीजर्स हो सकते हैं, फेवर फिट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये फिट्स क्यों कॉज होते हैं? क्योंकि वहाँ पे रैप्चर ऑफ रेड ब्लड सेल्स हो रहा होता है, तो उसकी वजह से आपको फिट्स हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हाई ग्रेड फीवर इन सेरेब्रल मलेरिया में आल्सो लीड्स टू डेथ। जो सेरेब्रल एरिया है, अगर वहाँ पे मलेरिया पहुँच गया है और हाई ग्रेड फीवर है, तो ये इट विल लीड टू डेथ, उससे आपकी मौत भी वाकया हो सकती है। क्लियर हो गई बात? तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। अगर आपको ये सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपको मैकेनिज्म भी आता होगा। असल में ये जो है ना ये पब्लिक हेल्थ है, इसमें हम ज़्यादातर डिजीज़ की उस कोर मैकेनिज्म में नहीं जाते। सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर एक पब्लिक हेल्थ वर्कर है तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह से जो है ना ये रिलेट करते हैं, व्हाट इज़ मलेरिया, किस तरह से कॉज होती हैं, थोड़ी बहुत उसकी मैकेनिज्म को हम डिस्कस कर लेते हैं तो इतना आइडिया हो जाता है। अब मलेरिया में होता क्या है? असल में मलेरिया की जो मैकेनिज्म वो यही है कि वो बॉडी में जब एंटर हो जाती है तो वो आपकी रेड ब्लड सेल्स को ख़राब करती है। जब आपके रेड ब्लड सेल्स ख़राब होते हैं तो आपकी बॉडी में एचबी की भी कमी आ जाती है, तो इट विल लीड टू मैनी कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, अब आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस की तरफ। सो इन्वेस्टिगेशन में आपको किस तरह से मतलब इसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस में हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम एमपी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, एमपी टेस्ट में हमारे पास मलेरियल पैरासाइट टेस्ट होता है। आपसे ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसको चेक किया जाता है थ्रू लेबॉर्ट्री टेस्ट के इसमें हमारे पास प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है या नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास जो ट्रीटमेंट होती है। ट्रीटमेंट क्या है? अब जब भी मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे, जब भी आपने ट्रीटमेंट लेनी होती है, अगर वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, अगर वो कोई और डिजीज़ है, तो आपने कभी भी मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेना होता। ठीक है, क्योंकि जब भी आप इन्फेक्शन डिजीज़ेस के लिए बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ड्रग्स लेते हैं तो आपके बॉडी आपको ये तो पता नहीं होता। हम इस तरह करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर गला ख़राब हो गया तो हम कहते हैं ये वाले मेडिसिन आप खाएं, लेकिन आपको डोज का पता नहीं होता। ठीक है, अब अगर आपको डोज का नहीं पता तो इसमें ज़्यादातर ये जो एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल और इसमें ये मसला होता है कि इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कॉज होता है। ये आपने फार्माकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, मलेरियल जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है वो किस तरह से ड्रग को डिवेलप होता है। तो ये चीज़ आपने जो है ना जहन में रखनी है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? एंटी मलेरियल ड्रग्स आपने देने हैं, उसमें हमारे पास क्लोरोक्विन हो गया। ठीक है, जिसको हम 4 टेबलेट स्टेट देते हैं। 4 टेबलेट स्टेट्स का मतलब ये है कि उसी टाइम पे आपने 4 टेबलेट्स लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2 टेबलेट्स आफ्टर 6 to 8 आवर्स। लाइक फॉर एग्जांपल आपने जो है ना क्लोरोक्विन की 4 टेबलेट्स अभी लिए हैं, तो 6 से 8 घंटे के बाद आपने 2 टेबलेट्स और लेने हैं, और फिर 2 दिन के बाद आपने क्या करना है? बीडी। बीडी का मतलब है 2 टाइम्स, एक गोली आपने खानी है। क्लियर? इसके अलावा अगर हम फेंसीडार की बात करें तो फेंसीडार आप जो है ना क्या करेंगे? फेंसीडार आपने 3 टेबलेट स्टेट्स लेने हैं। इसके अलावा क्विनीन है, बेज़ोक्विन है, एल्टिम, ये सारे जो है ना ये ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं मलेरिया में। ठीक है, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं, आपको कौन से ड्रग्स जो है ना प्रिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास कूल स्पॉन्जिंग है फॉर हाई ग्रेड फीवर। आपने जो है ना पट्टी करानी है, कूल पट्टी करानी है।
ताकि उसकी जो टेम्परेचर है वो कम हो जाए। एनाल्जेसिक्स आपने देने हैं एंड एंटीपायरेटिक्स आपने देने हैं। एनाल्जेसिक्स का मतलब है कि दैट टाइप ऑफ ड्रग्स विच विल रिलीव द पेन, पेन को ख़त्म करने वाले ड्रग्स को हम एनाल्जेसिक कहते हैं, और फीवर को ख़त्म करने वाले ड्रग्स को हम एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। इसके अलावा आईवी फ्लूइड्स देते हैं। आईवी फ्लूइड्स में हमारे पास रिंगर है, डेक्सट्रोज है, नॉर्मल सलाइन है। ये हम क्यों देते हैं? क्योंकि डिहाइड्रेशन में पेशेंट जा सकता है। अगर डिहाइड्रेशन में पेशेंट है तो आपने उसको रिप्लेस करना है उसकी आईवी फ्लूइड्स को। क्लियर हो गई बात? तो ये इसकी ट्रीटमेंट हो गई। अब आ जाते हैं प्रिवेंशन की तरफ। सो प्रिवेंशन का मतलब ये है कि हमने किस तरह से एक डिजीज से अपने आप को बचाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कहते हैं प्रोपाइलेक्सिस ट्रीटमेंट। प्रोपाइलेक्सिस ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको पता चल गया है कि मैं एक जगह पे जा रहा हूँ और लाइक फॉर एग्जांपल एक ये एरिया है जहाँ पे मलेरिया है और आप यहाँ से बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे जा रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पे मलेरिया ऑलरेडी स्प्रेड हो गया है, तो आप क्या करेंगे? वहाँ से ऑलरेडी ड्रग्स लेंगे ताकि आपकी बॉडी में वो ड्रग्स प्रेजेंट रहे और आपको जो है ना कोई नुकसान ना हो। इसको हम प्रोपाइलेक्सिस ट्रीटमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन और ये सारी चीज़ें भी प्रोपाइलेक्सिस ट्रीटमेंट में आती है। इसके अलावा इंडोर स्लीपिंग। इंडोर स्लीपिंग का मतलब है कि आपने कभी भी बाहर नहीं सोना, खुले इन्वायरमेंट में नहीं सोना, क्योंकि वहाँ पे मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। जब मच्छर होंगे वो आपको काटेंगे और वो प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा आपने मॉस्किटो नेट या स्प्रेज जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं, ताकि आपने सिंपल क्या करना है, मॉस्किटो से अपने आप को बचाना है, मच्छर के बाइट से आपने अपने आप को बचाना होता है। स्लीपिंग नियर स्मोकी एरिया, जो स्मोकी एरिया है जहाँ पे आपने स्मोक लगाया हुआ है तो वहाँ पे आप सो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मच्छर वगैरह नहीं आते। इसके अलावा स्प्रेइंग केरोसिन ऑयल ऑन द स्टंटेड वाटर, जो हमारे पास वो वाटर जो एक एरिया में स्टंट हो गए हैं, जहाँ पे वो मतलब आपने देखा होगा ना मुख्तलिफ एरियाज़ में वो पानी जो है ना खड़ा होता है और वो फिर उसको ख़राब हो जाते हैं और वो फिर जो है ना उससे बहुत मसला होता है। तो उस पे आपने केरोसिन ऑयल की स्प्रे करनी है ताकि उसमें जो प्लास्मोडियम और जो पैरासाइट्स होते हैं, जो लार्वाज होते हैं, वो ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर हम और के किसी स्प्रे की बात करें तो इसमें डीडीटी है, ठीक है, और बीएचसी, ये दोनों स्प्रेज हमारे पास इस्तेमाल होते हैं टू किल दी पैरासाइट्स, टू किल दी लार्वा ऑफ पैरासाइट्स एंड प्लाज्मा। क्लियर? तो ये इसकी प्रिवेंशन है। अब इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपसे एक बंदा पूछे कि व्हाट इज़ मलेरिया, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल उसको बताना है कि मलेरिया हमारे पास एक ऐसी डिजीज़ है जो प्लाज्मोडियम की वजह से कॉज होती है। नाउ व्हाट इज़ प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम हमारे पास एक पैरासाइट है जो मॉस्किटो की बाइट की वजह से हमारी बॉडी में इंटर होती है। एक बात। दूसरी बात आपने क्या बतानी होती है कि उसमें हमारे पास क्या हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। क्लियर? हाई ग्रेड फीवर इज अ कॉमन साइन एंड सिम्टम ऑफ मलेरिया। इसके अलावा एपिसोडिक फीवर हो सकता है। अब ये दोनों चीज़ें सेम है। आपको अगर आपको पता है कि हाई ग्रेड फीवर है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाई ग्रेड फीवर अगर होगा तो किस तरह से होगा, एपिसोडिक होगा। एपिसोडिक में कौन से हैं? कूल स्टेज है, हॉट स्टेट एंड स्वेटिंग स्टेज। ये इस तरह से आपने डिफाइन करना होता है। आपने एक मैप अपने जहन में बनाना होता है कि ये डिजीज़ हमारे पास होती कैसी है। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि जब भी आप एक डिजीज़, एक टॉपिक जो ऐसे नेचुरल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो आप उस पर वीडियोस ज़रूर देखा करें। लाइक फॉर एग्जांपल आपने मलेरिया की डिजीज़ अभी यहाँ पे थ्योरेटिकली पढ़ ली है तो यूट्यूब भरा पड़ा है, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आप 3D वीडियोस देखें और उस 3D वीडियोस में आपको सिंपली 2-3 मिनट में ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये हो क्या रहा है और किस तरह से हो रहा है। और एक सिंपल बात यहाँ पे ये भी है कि जब आप एक चीज़ वीडियो में देखते हैं 3D 3 डायमेंशनल में और वो उस सिनारियो को आप अपनी आंखों से देखते हैं तो वो आपके जहन में बैठ जाता है। थ्योरी जो है ना वो भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक बुक की स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन वहाँ से आपको एक जनरल रिव्यू मिल जाता है कि ये वो किस तरह से रहा है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज के लिए मलेरिया काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एमीबायासिस के बारे में स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ एमीबायासिस और इसकी टाइप्स कौन कौन से हैं और इसकी क्लिनिकल फीचर्स, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये सारी डिजीज़ेज़ हमारे पास क्या है, ये सारी डिजीज़ेज़ ट्रॉपिकल डिजीज़ेज़ हैं।
एमीबायासिस कॉलरा हो गया, और इसके अलावा जो हमारे पास बस यही 3 डिजीज़ेज़ हैं। इसमें चैप्टर नंबर 16 में हमारे पास कॉलरा है, एमीबायासिस है और मलेरिया है। मलेरिया आज ख़त्म हो गया, और इसके अलावा जो 2 डिजीज़ेज़ हैं वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। क्लियर? तब तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।